नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के मतदाताओं को एक पाती लिखी है। इस पाती में बहुत कुछ लिखा गया है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पाती में दिखाई दे रही है वो ये कि बंगाल के मतदाताओं को जय मां काली से जोड़ने की कोशिश की गई है। यानी इस पूरी पाती में कई बार जय मां काली लिखा गया है। आपको पता ही है कि बीजेपी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य नारा है वो है जय श्री राम। तो अब बंगाल में जय मां काली क्यों हो गया? विधानसभा के चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे, ये तो तय है, और ममता बनर्जी से मुकाबला बीजेपी के लिए आसान दिखाई नहीं दे रहा है, और इसलिए बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही घेराबंदी शुरू कर दी है। बंगाल मुख्य रूप से काली और दुर्गा का उपासक है। स्वामी रामकृष्ण काली के उपासक थे। विवेकानंद के बारे में भी यही है कि वो काली के उपासक थे। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश या बिहार, इन सब राज्यों में राम की उपासना की जाती है, वैसे ही बंगाल में दुर्गा और काली की उपासना होती है। दुर्गा पूजा वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार है और 4 दिनों तक दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे बंगाल में खूब धूमधाम होता है। बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, अलग अलग थीम की सजावट होती है और पूरा बंगाल जो है उसको मिलजुल करके मनाता है। तो अब अचानक काली और दुर्गा की याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों आई है? दरअसल अगर आप देखें तो 2014 से ही बीजेपी का मुख्य नारा जय श्री राम बन गया था। 2021 के बंगाल चुनाव में भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उसका काट निकाला ममता बनर्जी ने, जो अभी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने, और जय मां काली और जय मां दुर्गा का नारा उन्होंने दिया। अब बीजेपी को ये जो लड़ाई है वो आसान दिख नहीं रही है शायद, क्योंकि दुर्गा और काली का भक्त बंगाल जो है वो राम से उस तरह से नहीं जुड़ता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग या बिहार के लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं। काली पूजा और दुर्गा पूजा एक प्राचीन परंपरा है बंगाल में, और ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। तो अब इसमें बीजेपी चाहती क्या है? दरअसल अगर हम ममता बनर्जी के चुनावी इतिहास को देखें तो 2011 में तो वो टाटा की नैनो फैक्ट्री का विरोध करके मुख्य रूप से और जीत गई थी। उसके बाद से उन्होंने जो बंगाली अस्मिता है उसको हमेशा आगे करने की कोशिश की, और उसने उनकी बड़ी मदद की। और बीजेपी वहाँ घुसपैठ करने के बावजूद, वहाँ अपने लिए जगह बनाने के बावजूद सत्ता के करीब नहीं पहुँच पाई है। 2021 के चुनाव में इतना तो हुआ कि बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, जो करीब करीब 70 सालों तक वहाँ सरकार में रहे थे, उनको बाहर कर दिया। उनके शायद एक आध विधायक भी विधानसभा नहीं पहुंचे थे, लेकिन ममता बनर्जी लगभग 2/3 वोटों से लौट गई तीसरे चुनाव में भी, और फिर सरकार बन गई उनकी। बीजेपी अब मुख्य विपक्षी पार्टी है, नंबर 2 पर है, और जो 2021 में उनको सफलता मिली उसे कम करके भी नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि एक पार्टी जो वहाँ थी ही नहीं वो दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। करीब करीब 70 विधायक उनके चुन कर आए। ये अलग बात है कि इसमें तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ करके
और तब बीजेपी वहाँ खड़ी हुई। बीजेपी के जो बंगाल के नेता हैं उनकी पहली कतार को अगर आप देखें तो साफ नज़र आएगा कि वहाँ जो तृणमूल कांग्रेस में पहले थे उनको ही लेकर आई बीजेपी। ये बीजेपी की पूरी रणनीति है, लगभग हर राज्य में वो इस रणनीति के साथ चलती है। यही असम में हो रहा है। अभी अभी कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष, असम राज्य के अध्यक्ष, उनको बीजेपी में शामिल किया गया। अभी जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो भी पहले कांग्रेस में थे। अब एक पूरी फौज है, पूरी एक कतार है। लेकिन क्या जय माँ काली कहकर बीजेपी आसानी से ममता को हरा पाएगी? प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं, बंगाल का विकास ठीक से नहीं हो रहा है। इन सब का जवाब ममता बनर्जी के पास भी है। वो ये कहती हैं कि जो राज्य को जितनी सहायता मिलनी चाहिए केंद्र से, वो सहायता नहीं मिलती है, और अपना जो उनका बंगाली अस्मिता का आधार है उसको मजबूत करने की कोशिश पहले से कर रही हैं। कुछ महीनों पहले वहाँ कोलकाता में जो है दुर्गा आंगन, करीब 21 एकड़ में दुर्गा आंगन बनाने की घोषणा की गई, जिसमें एक तरह से वो दुर्गा से संबंधित संग्रहालय भी होगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रदर्शित की जाएगी। तो वो एक शुरुआत तो ममता बनर्जी ने पहले ही कर दी। अब बीजेपी को ध्यान में आया कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, तो इसलिए प्रधानमंत्री की चिट्ठी में जो जय माँ काली का उद्घोष दिखाई देता है वो इसी से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन क्या बंगाल का की जो रणभूमि है वो बीजेपी के लिए आसान है? एक समय पर कांग्रेस का गढ़, फिर उसके बाद वामपंथ का गढ़, और फिर उसके बाद ममता बनर्जी का आगमन। ममता बनर्जी भी पहले कांग्रेस में थी, और जब उन्होंने अलग से पार्टी बनाई तो कांग्रेस लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो गई, और ज़्यादातर कांग्रेसी जो हैं वो ज़मीनी स्तर के कांग्रेसी वो तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए, क्योंकि एक फाइटर हैं ममता बनर्जी। और नंदीग्राम में और जो नैनो फैक्ट्री है उसके खिलाफ जो आंदोलन उन्होंने किया, उसका प्रभाव लोगों पर काफ़ी पड़ा। हालांकि ये अलग बात है कि उसके बाद से बंगाल में जो उद्योगों का आना था वो लगभग रुका हुआ है। काफ़ी मुश्किलों में है बंगाल। एक समय पर बंगाल को जो है औद्योगिक प्रदेश माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो पहले तो वामपंथी दौर में कम हुआ, नक्सलवादी आंदोलन के समय में कम हुआ, वामपंथी सरकारों के ज़माने में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पाई, और ममता बनर्जी के आने के बाद भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन पाई है। तो एक तरफ विकास को आधार बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो एक जो सांस्कृतिक पहचान है बंगाल की उसको भी अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ममता बनर्जी खुद भी तैयारी कर रही हैं। आपने देखा कि SIR को लेकर के किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में खुद उन्होंने हाजिरी लगाई, खुद बहस की, और इस बहस का नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐतिहासिक आदेश अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिया कि बंगाल में जो SIR यानी मतदाता सूची को रिवाइज करने की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक अधिकारियों की देखरेख में होगा। और इसके लिए कोलकाता हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक तो हाई कोर्ट के अधिकारी उसकी पूरी देखरेख करें। करीब 50 लाख से ज़्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करने की बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हर स्तर पर, जिले स्तर तक जो है, जिस स्तर तक फैसला होता है वहाँ तक न्यायिक अधिकारी होंगे, या तो वो वर्तमान में सेवा करने वाले अधिकारी होंगे या रिटायर्ड होंगे, लेकिन न्यायिक अधिकारी होंगे। ये एक बड़ा फैसला है। बिहार में भी इस तरह की शिकायतें SIR को लेकर के आई थी, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। पर ममता बनर्जी एक तरह से जीत गई। अब SIR का परिणाम क्या होगा ये तो अभी अगले कुछ 2 सप्ताहों में आ जाएगा सामने, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत जल्दी, शायद 9-10 मार्च तक पूरी हो जाएगी, और उसके बाद बंगाल में चुनाव की घोषणा होगी। मार्च के आखिर से लेकर के अप्रैल के आखिर के बीच में
चुनाव कराना होगा, क्योंकि मई में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ममता बनर्जी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ये बात सही है कि बंगाल में बेरोजगारी है, ये भी बात सही है कि बंगाल के लोग उन राज्यों के लोगों में शामिल हैं जहां से बड़ी संख्या में लोग निकल करके और दूसरे राज्यों में जाकर मामूली काम करते हैं। घर में सफाई का काम, बर्तन धोने का काम, इस तरह के काम में आपने देखा होगा कि दिल्ली में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, पुणे में, जहाँ जहाँ औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं। यहाँ इनको कई तरह के अपमान का सामना भी करना पड़ता है। कई बार जो है, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि गुड़गांव से जो बंगाली लोग थे उनको भागने के लिए मजबूर किया गया, उन पर बांग्लादेशी होने के आरोप लगाए गए। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुआ है। बांग्लादेशी होने का आरोप तो कई राज्यों में लगाया गया, पर साबित कभी कहीं नहीं हुआ। बिहार में भी SIR के दौरान और उसके पहले ये कहा गया था कि जो बाहरी लोग हैं, यानी जो बिना सरकारी अनुमति के भारत में आ गए हैं और रह रहे हैं और यहाँ के मतदाता बन गए हैं, उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन पूरे बिहार में शायद 2 मतदाता ऐसे मिले, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो होगा क्या बंगाल में? बंगाल में लड़ाई इस समय बहुत साफ है। लड़ाई तो मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। कांग्रेस साफ हो चुकी है। पिछले चुनाव में 2021 में कांग्रेस और वामपंथी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े थे, लेकिन उसका भी कोई फायदा उनको नहीं मिला, उनको सीटें नहीं मिली। और इस बार कांग्रेस ने अकेले लड़ने का फैसला किया है। जाहिर है कि अब वामपंथी भी अकेले लड़ेंगे, लेकिन पार्टी का जो, दोनों ही पार्टियों का जो आधार है वो वहाँ टूटा हुआ है। उनके कार्यकर्ता जो हैं या तो तृणमूल कांग्रेस में चले गए हैं या बीजेपी में चले गए हैं, बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं है कि पार्टी पूरी तरह से, दोनों पार्टियां पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन जो पहले उनका जोर था, जो दबदबा था, वो अब नहीं है। तो इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। तो अब इसमें स्थिति क्या बन रही है? बीजेपी के पास क्या है कहने के लिए? बीजेपी एक तो विकास की बात कर रही है। जो प्रधानमंत्री की चिट्ठी है उसमें भी यही कहा गया है कि वो बंगाल का विकास चाहते हैं और वो मानते हैं कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल का उस तरह से विकास नहीं हुआ। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। और यही बात एक तरह से बीजेपी का नेतृत्व भी कहता रहा है कि दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होगी तो ज़्यादा विकास होगा। लेकिन यहाँ पर बंगाल की जो सांस्कृतिक पहचान है, बंगाल की जो अस्मिता है, वो उसका भी सवाल खड़ा होता है। अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने जो एक आदेश दिया कि राष्ट्रगान जनगण मन को गाने से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाना पड़ेगा। और सिर्फ गाना ही नहीं होगा, इसका जो 2 स्टेंजा पारंपरिक रूप से राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता था, उसकी जगह पूरे 6 स्टेंजा गाए जाएंगे। अब इस तीसरे चौथे स्टेंजा से लेकर उसमें हिंदू देवी देवताओं की बात है, दुर्गा की बात है, सरस्वती की बात है, लक्ष्मी की बात है। तो उसको लेकर मुसलमान थोड़ी आपत्ति जताते रहे हैं। वो ये कहते रहे हैं कि वो एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं और इसलिए वो बाकी किसी ईश्वर को स्वीकार नहीं करेंगे। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि आखिरकार जो जनगण मन है, जो राष्ट्रगान है, उसको क्यों अपमानित करने की कोशिश की गई। अपमानित करने से उनका मतलब था कि राष्ट्रगान से पहले, जनगण मन से पहले वंदे मातरम को क्यों गाया जाए। और ये भी कहा गया कि असल में ये एक तरह से बंगाल के मशहूर कवि, दार्शनिक, लेखक और वहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान रविन्द्रनाथ टैगोर को अपमानित करने की कोशिश की गई। अब जो वंदे मातरम की शुरुआत की थी बीजेपी ने और जो सरकारी आदेश जारी हुआ था, उसके बाद से ही लोग ये मानने लगे थे कि बंगाल के चुनाव में
को नज़र में रख करके ये फैसला किया गया है। और ये बात सामने भी आ गई है क्योंकि उसमें हिंदू देवियों से भारत माता की तुलना की गई है और इसलिए बीजेपी उसको गाने के लिए सबको मजबूर कर रही है। पहले जो था वो राष्ट्रगीत अनिवार्य नहीं था। आमतौर पर यह परंपरा थी कि किसी भी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जनगण मन से होती थी और आखिर में वंदे मातरम के 2 स्टेंजा गाए जाते थे, जो कि परंपरा से स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने भी उसी को मान्यता दी थी। उसके पहले खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो आज़ादी से पहले एक जो कांग्रेस के अनुरोध पर ये कहा था कि उसके 2 स्टेंजा ही गाए जाने चाहिए, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे। वो 2 जो स्टेंजा है उसमें भारत की जो गरिमापूर्ण स्थिति है उसकी व्याख्या की गई है। तो बीजेपी असल में अपने एजेंडा पर आ गई है। बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि हम हिंदुत्व के एजेंडा पर कायम हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं। तो अब बंगाल में उनकी रणनीति हो गई है जय मां काली और जय मां दुर्गा, लेकिन ममता बनर्जी पहले से ही इस पर कायम है और इसलिए ये नारा जो है कितना प्रभावित करेगा ये कहना अभी से मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी के काल में कभी भी दुर्गा और काली का किसी तरह से कोई अपमान या उपेक्षा करने की कोशिश नहीं की गई। ममता बनर्जी खुद ही दुर्गा की उपासक मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उधर कांग्रेस के जो नेता हैं मणिशंकर अय्यर, उन्होंने एक शगुफा और छोड़ दिया कि जो यूपीए है यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है उसका नेतृत्व जो है ममता बनर्जी को सौंप दिया जाना चाहिए। और इसके जवाब में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि इसका नेतृत्व जो है स्टालिन को सौंपा जाना चाहिए। खैर ये तो चल ही रहा है। ममता बनर्जी की फ़िलहाल राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिलचस्पी तो दिखाई देती नहीं है, स्टालिन की भी नहीं दिखाई देती है। तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ शगुफा ही है, इसका कोई आधार नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित तौर पर बंगाल में जय माँ दुर्गा और जय माँ काली के उद्घोष से बीजेपी जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है उसका मुकाबला मजबूती के साथ तृणमूल कांग्रेस को करना पड़ेगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइए। हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक अनुरोध और है कि आप satyhindi.com पर जा करके हमारा जो सदस्यता अभियान का बटन है उसको दबाइए और सत्य हिंदी के सदस्य बनिए और संभव हो तो अपनी इच्छा के अनुसार सत्य हिंदी का सहयोग कीजिए। हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए इसे ज़रूरी समझते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.